बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 मई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और उन पर मेरे तज्जिए से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि अगले वीलॉग में मैं आपके सामने डीजी, आईएसपीआर और आर्मी चीफ की 9 मई को जारीशुदा स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करके उनका एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तो पहले क्विकली वो एनालिसिस रखूंगा, शॉर्ट होगा ये एनालिसिस, बिल्कुल 2-3-4 मिनट का। उसके बाद हम दूसरी खबरों की तरफ आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें हैं आज आपसे जो शेयर करनी, क्योंकि पिछला वीलॉग भी इसी चीज़ की नज़र हुआ, तो काफ़ी सारी खबरें इकट्ठी हैं जो आपसे शेयर करनी। तो पहले तो मैं आ जाता हूं जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी या बयान था जो 9 मई वाले दिन जारी किया गया। इस बयान की एक तो तमहीद वही थी डीजी आईएसपीआर की भी और आर्मी चीफ की भी, जो डीजी आईएसपीआर ने 2 दिन पहले 7 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसलिए उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। वो वही चीज़ें हैं कि मुल्की दुश्मन हैं ये लोग, इंतशार फैलाने वाले हैं, मुल्क की सलामती पर हमला कर दिया और बहुत गम व गुस्सा है, शहीदों की बेहुरमती की गई, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की गई और मुक़द्दस मकामात पर हमले किए गए। ये वही बातें जो डीजी एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वही बातें इन दोनों की स्टेटमेंट्स में एक दफ़ा दोबारा आई। जो नई बातें आई 3-4 वो आपके सामने रखता हूं और क्विकली उस पर एनालिसिस करते हैं और अगली खबरों की तरफ मूव करते हैं। पहले आर्मी चीफ की स्टेटमेंट, उन्होंने जो एक नई बात की वो ये की कि दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका मिला। 9 मई को ये जो मुल्की सलामती के अदारों और उनकी इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ, उससे दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका मिला। अच्छा, हमें आर्मी चीफ साहब ये नज़र नहीं आया, लेकिन ज़रूर दुश्मन को मौका मिला होगा। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने नज़र दौड़ाई कि कहाँ कहाँ मौका मिला होगा दुश्मन को, क्योंकि उसके ऊपर आपकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। 1971 में जब हमने सरेंडर किया था, उसके ऊपर मैंने तो जो कहना है ये ज़रा सुनिए मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं। किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म, शर्म। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। जी, सुन लिया आपको। मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। ये होता है सर दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका मिलना। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारी नाक कटवाई थी आपने। और उसके बाद मुद्दुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी वो आज तक पब्लिक नहीं की गई। आपको चाहिए, क्योंकि डीजी आईएसपीआर सच जानना और सच बुलवाना चाहते थे, तो मेरा ख्याल सबसे पहले तो उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, ताकि उस टाइम के लोगों को तो सजाएं मिल सके ना। काम वहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद अभी ये सर गार्डियन की स्टोरी आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर मारा गया। सर, जान की अमान पाऊँ तो ये मेरा ख्याल दुश्मन ने मजाक उड़ाया। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। ये सुनिए सर, किस तरीके से हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा जो है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ उसने मजाक उड़ाया बल्कि तमस्खर भी उड़ाया साथ साथ। मजाक से अगली स्टेज होती है सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन्होंने कहा कि घुस के मारा है, आइंदा भी मारेंगे। और फिर सर उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आमिर सरफराज तांबा को कत्ल कर दिया गया लाहौर में। और मैंने पहले कहा, लेकिन फिर बाद में मोहसिन नकवी साहब ने भी स्टेटमेंट दी, जो आपके बहुत करीब है सर। उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे भी हिंदुस्तान है। तो सर ये है जो मजाक उड़ा। फिर कहा गया बयानिया तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सर असल मसला ये है, ये बयानिया तरोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया सर, अवाम को समझ आ गई है। अवाम मानने को तैयार नहीं है आपके बयानिए को। अवाम जो है वो देख रही है जो उनको सच नज़र आ रहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये बयानिया हमने तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सर, जब आपके लोगों ने मुझे उठाया था और नंगा करके मार रहे थे, उन्होंने मेरे से भी पूछा था कि आप लोग कैसे मीडिया मैनेज करते हैं और हमें पब्लिक बहुत बुरा भला कह रही है, इसका बताएं क्या करते हैं आप। सर, मैंने आप उन लोगों को बताया था, आप ही के लोग थे वो, कि ये हम नहीं कर रहे, ये पब्लिक कर रही है, क्योंकि आप चोरों के साथ खड़े हो गए हैं। आप चोरों के साथ खड़े होंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। मैंने उन्हें कहा था, मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं कभी भी मार्शाल्लाह का साथ नहीं दे सकता, मैं जमहूरियत की बात करूँगा। लेकिन जो गुनाह आप लोगों ने किया है कि चोरों को बिठाया, इससे छोटा गुनाह था अगर आप मार्शाल्लाह लगाते आपके हिसाब से। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता एक डेमोक्रेट के तौर पर।
लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि इस गुनाह से बेहतर था कि अगर आप वो करते तो आपको फिर भी बुरा भला कहते लोग, लेकिन कम कहते। तो सर ये तरोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहे, आपने काम ही इतना बुरा किया हुआ है कि इसको सीधा करके पेश किया नहीं जा सकता सर। शक का फ़ायदा देकर आपने कहा कि 20 लोगों को हमने बरी कर दिया। सर नहीं, शक का फ़ायदा नहीं दिया आपने, कोई अभी तक किसी किस्म की एविडेंस आवाम के सामने नहीं रखी सर। कैमरे बाहर टूटे थे, आपने कहा सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। किसने गेट खोला, किसी ने कोर कमांडर की सिक्योरिटी को वहाँ से हटाया, किसने पुलिस को हटाया, किसने चेक पोस्टों को हटाया, कौन कौन अंदर से मिला हुआ था, आपके वज़ीर दिफा ने अभी कहा। सर किसी ने हमें नहीं बताया, वो बताइए सर। ये कौम के साथ ये मजाक, दुश्मन ने मजाक क्या उड़ाना, ये मजाक उड़ाया जा रहा है सर। उसके बाद आपने कहा कि 20 लोगों को शक का फ़ायदा देकर छोड़ दिया गया। नहीं सर, उन्हें 1-1 साल सज़ा दी आपने बगैर किसी एविडेंस के, शक का फ़ायदा नहीं दिया। शक की तो बात ही नहीं, सभी को पता है कि ये सब कुछ किसने किया है और ये ऑर्केस्ट्रेट सर किया गया था। तो उन लोगों को सज़ा आप दे नहीं सकेंगे, इसलिए बेहतर है कि इस मामले को जाने देते हैं। आपने कहा कि असल रहनुमा को, मीन इमरान खान को जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। सर वो तो जराइम जो नहीं किए उसका भी हिसाब दे रहे हैं सर। अल्लाह से डरना चाहिए हम सबको। जिस दिन दूसरे लोगों ने जिन्होंने असल में जराइम किए उन्हें हिसाब देना पड़ा तो क्या होगा। अच्छा जी, डीजी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको क्विकली देखते हैं। उन्होंने कहा मुकद्दस जगहों पर हमला, अफरा तफरी, ये तो वही पुरानी बात है। मुल्क दुश्मन कार्रवाई थी जिसे हमारी फ़ौज ने नाकाम बना दिया। और उसके बाद बयानिया जो है वो ऐसा बनाया गया कि इल्ज़ाम भी रियासती इदारों पर ही डाल दिया। सर इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्क दुश्मन बयानिया जो है ना वो मुल्क दुश्मन कार्रवाई की गई और उसको हमारी फ़ौज ने नाकाम बना दिया। सर ये तो हमारे अपने बच्चे थे जिनको पकड़ा, आपके अपने बच्चे थे 13,000 के करीब, औरतें थी, आपकी बहनें थी, बेटियां थीं। सर इनको पकड़ लेने से क्या नाकामी होनी है। सर वो 20 लोग मारे हैं हिंदुस्तान वालों ने, वो उन्होंने कैसे मरवाए, किसको पैसे दिए, कैसे दिए। सर उसामा बिन लादेन को कौन यहाँ रखता रहा, वो चीज़ें हैं सर, उनके पीछे जाने की ज़रूरत है। ये हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है सर, हजाम 7 हजाम सर, जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए ना सर, DGISPR साहब जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए ना सर, ये अगले 24 घंटे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के बाद शनाख्ती कार्ड देख देख के सर बलूचिस्तान के अंदर 7 पंजाबी हजाम को, जो बेचारे उधर लोगों के बाल काटते थे, उनको कत्ल कर दिया गया। सर ये मुल्क दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं। वो जो बच्चों ने 4 नारे लगा लिए वो मुल्क दुश्मन कार्रवाई नहीं थी सर। वो जो मजाक उड़ाने की बात थी, मजाक असल ये था कि ये कायदे आज़म का घर था जो कोर कमांडर का, और इस पर ब्रिटिश राज के ज़माने में जब ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कब्ज़ा किया था। बाद में सर ये आपके पास आ गया, फातिमा जिन्ना ने आपसे मांगा, आपने नहीं दिया। ये मजाक उड़ाने की बात थी सर, देना चाहिए था कायदे आज़म का घर उनकी बहन को। हाँ सर, उनको उस वक्त के आर्मी चीफ ने गद्दार भी कहा था सर, CIA का और हिंदुस्तान का एजेंट भी कहा था सर, फिर फैज़ अहमद फैज़ को भी कहा था सर, फिर हबीब जालिब को भी कहा था सर। उसके बाद कोई नहीं छोड़ा सर, मुझ समेत इमरान खान, अरशद शरीफ, सबको कहा सर। सर ये मजाक उड़ाने वाली बातें थी, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा जब आपको मौका मिले। आखिरी स्टेटमेंट जो इसकी जो DGISPR साहब को असल गिला है कि बयानिया और इल्ज़ाम भी रियासती इदारों पर। सर ये है असल बात जो आपको चुभ रही है, क्योंकि अवाम आपको इसका ज़िम्मेदार कह रही है और DGISPR साहब को लग रहा है किसी बयानिए की वजह से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सच बहुत देर तक छुपता नहीं है, वो आवाम के सामने आ चुका। आवाम अब आपको कसूरवार समझती है सारी बात में, और अब आपको ये तकलीफ़ हो रही है कि बयानिया तो हमने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बेचा था, ये हमें कैसे वापस। सर जो गड़ा किसी के लिए खोदते हैं ना बुरी नीयत से, उसमें इंसान खुद गिरता है। ये बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए इस पर थोड़ी सी गौर कीजिए सर। आखिरी स्टेटमेंट सर, वो देख के पढ़ के हैरानी हुई कि ISPR के अंदर से किसी ने ये स्टेटमेंट लिखी। सर इस बंदे को फायर करें, ये जिसने भी लिखी, ये पाक फ़ौज के साथ नहीं है, ये जो भी शख्स लिखने वाला है। उसमें एक जुमला है सर, मैं हू बहू कोट कर रहा हूँ जुमला, मेरे अल्फाज नहीं, हू बहू ISPR की स्टेटमेंट में से ले रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज का पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। सर ये क्या है? ये पाकिस्तानी फ़ौज का UAE के अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है, पाकिस्तानी फ़ौज का मिस्र की अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। सर ये पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम कोई दो अलग अलग है, चचा के बेटे हैं सर एक दूसरे के। सर कभी आपने कहा है कि मेरा अपने भाई के साथ बड़ा ख़ास रिश्ता है, मेरा अपने वालिद के साथ बड़ा ख़ास रिश्ता है, मेरा अपनी माँ के साथ बड़ा ख़ास रिश्ता है? क्योंकि वो ख़ास रिश्ता होता है, कहना नहीं पड़ता। ये क्यों इदारा ये समझता है, ये इदारे के अंदर चंद लोग ये समझते हैं कि अवाम और वो अलग अलग हैं और उनका ख़ास रिश्ता है। आप अवाम में से नहीं हैं, आप हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं हैं, आपका ख़ास रिश्ता है हमारे साथ। ख़ास रिश्ता तब होता है जब आपके जिस्म से बाहर की कोई चीज़ होती है, आप जिस्म का हिस्सा नहीं। मेरे बाजू का मेरे साथ कोई ख़ास रिश्ता है?
मेरी नाक का मेरे साथ कोई ख़ास रिश्ता है सर? नहीं, वो मेरा हिस्सा है। आप अपने आप को आला समझने के चक्कर में इतना आगे निकल गए हैं कि अब आप अपनी आवाम को मुखातब करके ऐसे कहते हैं जैसे आपने फ़तह किया हुआ हो हमें और हमारे ऊपर को मुसल्लत फ़ौज हो, हमारी नहीं हो। आप हमारी फ़ौज हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। आपका हमसे ख़ास रिश्ता नहीं, हम एक ही हैं, हम एक जिस्म का हिस्सा हैं सर। इस तरह की स्टेटमेंट्स देने के लिए पढ़े लिखे लोग रखिए, जिन्हें अल्फाज की कॉनोटेशन का, रेमिफिकेशन का, रेपरकशंस का पता हो। ये जो भी है नालायक है, इसको फायर कीजिए सर। अब आते हैं अगली खबरों की तरफ जी। इसी से जुड़ी कुछ खबरें हैं। हमें बताया जाता है सानहा 9 मई ना होता तो क्या होता। तो हमारे जो कारीन हैं उन्होंने हमें थोड़ी सी रिसर्च करके भेजी है क्या होता। उन्होंने कहा जी कि अगर सानहा 9 मई ना होता तो 1956 का आइन मुअत्तल ना होता और अयूब खान साहब मार्शल ना लगाते 1958 में। 1965 की जनवरी का इलेक्शन चोरी ना होता। वो कहते हैं अगर सानहा 9 मई ना होता तो जो मुजीबुर रहमान का जो मैंडेट था वो तस्लीम कर लिया जाता, पाकिस्तान 2 टुकड़े ना होता। उन्होंने कहा अगर सानहा 9 मई ना होता तो फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर ना किया जाता, उनके ऊपर पर्चे ना दिए जाते। उन्होंने कहा अगर सानहा 9 मई ना होता तो भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती सर। उन्होंने कहा कि अगर सानहा 9 मई ना होता तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता, टूटता ना। सानहा 9 मई ना होता तो ऑपरेशन सर्च लाइट ना होता। सानहा 9 मई ना होता तो सर जो याया खान थे वो इलेक्शन पहले लेट ना कराते और करवाने के बाद मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार ना कर देते। उन्होंने सर बहुत कुछ बताया कि अगर सानहा मई ना होता तो क्या कुछ होता। उनके कहने का मतलब सर लोगों का ये है कि सानहा मई कोई 2023 में नहीं हुआ, ये 1952-53 से शुरू हुआ है सर। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि सानहा 9 मई ना होता तो कभी सवात और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ना किए जाते। सानहा मई ना होता तो पाकिस्तान के ऊपर 400 ड्रोन हमले ना होते। सानहा मई ना होता तो सलाला चेक पोस्ट पर हमला करके हमारे जवानों को शहीद ना किया जाता सर। सानहा मई ना होता तो 10 लाख पख्तूनों को अपना घर ना छोड़ना पड़ता। सानहा मई ना होता तो रजीम चेंज का ऑपरेशन भी ना होता सर। सानहा मई ना होता तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से 6% पर जाती हुई जो इकॉनमी थी वो डबोई ना जाती सर। सानहा मई ना होता तो कायद आज़म की एम्बुलेंस भी ख़राब ना होती सर। सानहा मई ना होता तो हिंदुस्तान 20 लोगों को घुसकर कत्ल भी ना करता सर। सानहा मई ना होता तो लोगों की माँओं बहनों को जेलों में ना रखा जाता सर। 13,000 लोगों को जेलों में ना लेकर जाया जाता। सानहा मई ना होता तो आज अरश शरीफ ज़िंदा होता सर। सानहा मई ना होता तो 9 मई ना होता तो इमरान खान को गोलियां ना लगती, कत्ल करने की कोशिश ना की जाती। सानहा मई ना होता तो उनको कत्ल करने की कोशिश करता तो उसके ऊपर FIR दर्ज होती। सर ये भी कहा जाता है कि सानहा 9 मई ना होता तो गंदम का ये जो इस टाइम वबाल मचा हुआ है, किसान को लूटा गया, वो ना होता। सर कहते हैं सानहा 9 मई ना होता तो मुल्तान के इर्द गिर्द आम के बहुत सारे दरख्त अभी तक खड़े होते सर, काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बन जाती। सर कहा जाता है कि सानहा 9 मई ना होता तो बाजवा साहब के अकाउंट में मुबैना तौर पर जो 12 अरब सिर्फ एक नोन ट्रांजेक्शन हैं वो ना होती सर। सानहा 9 मई ना होता तो सर जो आपको याद होगा याया खान साहब जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था उनको सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया ना जाता सर। सानहा 9 मई ना होता तो आपको पता है सर लियाकत अली खान साहब शायद शहीद भी ना किए जाते। सानहा 9 मई ना होता तो याया खान पाकिस्तान का दूसरा मार्शल भी ना लगाते। सानहा 9 मई ना होता सर तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन ना होता और आज वहाँ हजाम कत्ल ना हो रहे होते सर। उस टाइम वालों ने तो गुस्सा निकाल दिया। आज तक पंजाबी, गरीब पंजाबी जो है सर, गरीब पंजाबी वो अपने खून से उसकी कीमत, उन गलतियों की कीमतें चुका रहा है सर। इसीलिए इमरान खान अड्डे नहीं देना चाहता होता सर। जब आप अड्डे दे देते हैं तो तगड़ा जो है उसके बच्चों ने तो पता नहीं कहाँ जाके रह लेना और महफूज रह लेना है। माड़े ने सर किसी के बाल काटने जाने हैं, किसी की फसल काटने जानी, किसी के जूते पॉलिश करने जाने। फिर सर तगड़े लोगों के किए हुए फैसलों को लोग माड़े के खून के साथ धोते हैं। अब सर वहाँ पर जो पंजाबी बेचारा मेहनत करने जाता है उसके खून से वो माजी की जो गलतियाँ उनको धोने की कोशिश की जाती है सर। सानहा 9 मई ना होता तो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद ही ना आता सर। सानहा 9 मई ना होता तो कहते हैं कि वहाँ अमेरिका घुसकर उसको पकड़ के मार कर ना लेके जाता सर। सानहा 9 मई ना होता सर कहते हैं तो बेनज़ीर कत्ल ही ना होती लियाकत बाग में। तो बहुत सारी चीज़ें सर लिखी हुई, क्योंकि टाइम कम है इसलिए सारी नहीं पढ़ सकता, लेकिन कह रहे हैं कि ये सानहा 9 मई जो है ये 2023 में नहीं हुआ, ये बहुत पहले से हुआ है। और सर कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसमें, पता नहीं किस किस को मांगनी पड़ेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं सर। 9 मई, सानहा 9 मई पर आप लोगों के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर्स ने हर जगह पर कहा कि बच्चों को भेजो प्ले कार्ड से के गर्म धूप के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर बैनर्स देकर सानहा 9 मई के नारे मरवाए गए सर। बच्चों ने वही किया जो आजकल ख्वाजा सरा पुलिस के साथ कर रहे हैं। ये ज़रा सुनिए बच्चों ने क्या किया, देख लिया आपने सर।
बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए सर, जो करना था उसके उलट हो गया। अब कहा जाएगा कि इन बच्चों का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया सर, अब कहा जाएगा बयानिया ट्विस्ट कर दिया गया सर। गलत चीज़ ज़्यादा देर नहीं बिक सकती ना सर। इसी से जुड़ी अगली खबर है सर, हाफजाबाद से, जो गंदम आपके चहेतों ने, मोहसिन नकवी साहब और दूसरों ने आपकी छतर साया में इंपोर्ट की, जिससे आज का किसान मारा, और 500 अरब अब कहा जा रहा है, पहले 300 अरब कहा जा रहा था, उसका टीका लगाया पाकिस्तान को, वो सर खाने के काबिल नहीं है। अब बताइए इस गंदम को बेहतरीन करके कैसे बेचा जा सकता है? इसमें गंद है सर इस गंदम में। इसी तरह आपके बयानिए में भी है सर, जब चीज़ ख़राब हो ना तो उसको A1 करके नहीं बेचा जा सकता। बहरहाल सर, अगली बात आपके सामने करते हैं कि नून लीग आज आपको बड़ी पसंद है। मरियम साहबा आज गई थी कोर कमांडर हाउस, जिसे अब आप जना हाउस कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सर हमने सुना था कि लोग क्या कुछ कर जाते हैं, आपने कोर कमांडर हाउस को जना हाउस भी बना डाला सर, क्योंकि बयानिए में फिट आ रहा था आपके। लेकिन सर चलें, अगर बना डाला तो वो जना को वापस ही कर दें, आम आवाम की मलकियत बना दें। जना तो सबका था ना सर, या वो भी सिर्फ आप ही के थे? बहरहाल आज मरियम साहबा ने कहा कि वहाँ मैं शहीदों से मिली हूँ तो मैं बहुत रोई हूँ। सर ये माजी में क्या कहती थी फ़ौज के बारे में, ये लोग क्या कहते थे, ये सुनिए सर। बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने। जनाबे वाला सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। सुन लिया आपने सर, ये हम नहीं कह रहे सर, ये कहते थे माजी में। उसके बाद सर इसी से रिलेटेड इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई का जो स्याह तरीन दिन था सर, उसमें एक बूढ़ी माँ बहुत मुद्दतों से सर अपने बच्चे की ज़मानत का इंतज़ार कर रही है, जिसको आपने शक का फ़ायदा नहीं दिया सर, और आपने जिस पर दहशतगर्दी के और मुल्क दुश्मनी के जिस पर पर्चे दिए हुए हैं, वो माँ सर अब उम्मीद तोड़ रही है। उसकी ज़मानत खारिज कर दी जज साहब ने सर। सबूत कोई नहीं दिया सर, क्यों खारिज किया? अभी तक एविडेंस नहीं आई, चालान भी प्रॉपर तरीके से पेश नहीं किया गया अदालत में। वो माँ रो रही है सर, आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। आपकी भी माँ होगी सर, आपकी माँ जैसी है अगर आप देखें, उतनी आप जाहिर है उतनी मोतबर नहीं होंगी, क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं, आम आदमी की माँ होगी वो। लेकिन इसको ज़रा देख लीजिएगा सर। डॉन न्यूज़ ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब ने बड़े सारे सवाल पूछे हैं सर। वो कहते हैं कि 3 वज़राए आज़म को कत्ल कर दिया गया, क्या वो कौमी सानहा नहीं था? 1971 में मुल्क तोड़ दिया गया, क्या वो कौमी सानहा नहीं था? वो पूछते हैं APS में बच्चों को शहीद किया गया, कौमी सानहा नहीं था? वो पूछते हैं कि उसामा बिन लादन को यहाँ आकर मारा गया, कौमी सानहा? बाकी बहुत सारे सवालात पूछे, उनको सर बता दीजिएगा किसी टाइम। उस तरह ना बताइएगा जैसे सबको बताते हैं सर, मैं जैसे बताना चाहिए होता है, एंगेजमेंट जैसे कहते हैं। अब उठा के ना बताइएगा सर, आंखें बंद करके उठा के ना बताइएगा, मेहरबानी कीजिएगा। सहाफ़ी हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, वो उनको बता दीजिएगा कि ये कौमी सानहात हैं या नहीं है सर। फिर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये ना होता तो 9 मई ना होता। उन्होंने भी लंबी बात बताई है। उन्होंने तो सर वो अपने वालिद को आपको पता है कि बताते हैं गरीब आदमी थे, उनकी भतीजी कहती हैं वो अरबपति थे सर। इसी तरीके से 9 मई के बारे में वो कहते हैं कि इमरान खान घड़ी ना बेचते तो 9 मई ना होता। बहुत कुछ कहते हैं वो, कहते हैं बल्कि शहबाज शरीफ के मुंह से निकलता बचा कि वो 1100 अरब की करप्शन ना करते, ना NRO का मौका आता, ना 9 मई होता सर, आपको ज़रूरत ही ना पड़ती। तो बहरहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कुछ कहा है सर। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहुत खूबसूरती से उन्होंने उजागर किया और बताया कि सर 33 अफराद, कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने बताया कि रियासती हिरासत में 33 अफराद को हलाक किया गया सर। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने सर ये चीज़ें आ रही हैं अभी कि लोग कह रहे हैं कि 33 अफराद को हलाक किया गया। वसतुल्लाह खान साहब कहते हैं कि वो रिक्शे में थे और रिक्शे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे लाहौर में, तो कोर कमांडर के घर के करीब से गुजरे तो उन्होंने कहा यहाँ तो बड़ी सिक्योरिटी है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि उस दिन नहीं सी,
आज है, उस दिन नहीं थी, ये वसतुल्लाह साहब बता रहे हैं। उस दिन सिक्योरिटी गायब थी और गायब कर दी गई थी। ये हम नहीं कह रहे सर, ये जो मजाक है ना, ये अब रिक्शे वाला कर रहा है आपसे सर। उठा ना लीजिएगा सर, आटा चीनी सब कुछ महंगा है, रिक्शे वाला दिन के दिन कमाता है सर। उसके पास जनरल बाजवा की तरह 12 अरब रुपए कहीं से नहीं आते सर। इसी तरह थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, शफकत कीजिएगा उसके ऊपर। बाकी तो आप इस टाइम खुदा के बाद तौबा नाउज़ुबिल्लाह खुदाई दावा आप ही के पास है सर। बहरहाल सर, ये एक और ख़बर है जो मुझे तो बहुत बड़ा मजाक लग रहा है कौम के साथ। ये मैं नहीं कह रहा सर, फिर ड्राइवर हैं पाकिस्तान के, सुनिए सर क्या कह रहे हैं। यार रास्ता तो इसलिए बंद किया है, ये एफसी वाला चेक पोस्ट है लखपास पे, कस्टम और एफसी दोनों है। ये एक गाड़ी पे 20,000 रुपया लेता है बस पे, जो थोड़ा बहुत सामान ले जाता है। जो भरा हुआ बस होता है उससे 1 लाख लेता है, डीजल वाली टैंकी से 2 लाख रुपए लेता है। ये दिन में 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कर्नल साहब को भेजते हैं। फिर कर्नल साहब किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। ये सर बता रहे हैं कि चेक पोस्टों पर रिश्वत है, भत्ता है, 3 करोड़ दिन का होता है सर, 90 करोड़ महीने का सर। वो कहते हैं कर्नल साहब को मिलता है, ऊपर पता नहीं कहाँ भेजते हैं। ये ज़रा चेक करवा लीजिएगा सर, ये मजाक कौन कर रहा है, क्यों भत्ता ले रहा है, 20,000 रुपया फी बस से ले रहा है सर। ये ज़रा चेक कीजिएगा सर, ये क्या हो रहा है। वो खाद में भी 250 अरब खाए गए हैं सर, गंदम में सर 500 अरब खाए गए हैं। ये ज़रा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। फिर सर डीजी साहब ने हमें बताया था टैक्स बहुत देते हैं सर। यूएनडीपी ने रिपोर्ट दी 2020 की कि सिर्फ 1 साल में 257 अरब के टैक्स के फ़ायदे मिले सर, वो भी ज़रा चेक करवा लीजिएगा सर। काजी साहब, अगली खबर अब इससे निकलते हैं। अगली खबर जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब की, वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि इससे वो पैगाम बेचते हैं एक्सटेंशन देने वालों को, जिन्होंने उन्हें एक्सटेंशन लेके देनी है, कि देखे मैं सोशल मीडिया को और पीटीआई को और सबको तुन के रखता हूँ, इसलिए मुझे एक्सटेंशन दे। मेरा तज्जिया इस पर हसनात मलिक साहब फ़र्क है। मेरे ख्याल में तो वो बराह रास्त धमकी बेचते हैं उनको कहते हैं कि अगर आपने वो कहते हैं कि 9 मई और सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए काजी साहब करते हैं। मेरे ख्याल में वो 9 मई का जिक्र करके लड़काते हैं किसी को कि अगर आपने एक्सटेंशन ना दी तो मैं फिर इन्वेस्टिगेशन खोल दूंगा और सबको पता चल जाएगा 9 मई किसने करवाया है। अच्छा जी, आगे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये चाहते थे नया आर्मी चीफ इनकी मर्ज़ी का लगे। चलें, आपने अपनी मर्ज़ी का लगा लिया सर, आने वाले वक्त में देख लेंगे आपको आपकी मर्ज़ी का लगाने से क्या फ़ायदा हो गया सर। चलें, बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वही हैं जो जब हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा बताते हैं कि हमने 20 लोग मारे हैं और घुस के मारे हैं और 3 दिन के बाद वो 21वां भी मार देते हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं कि 13 ग्राम का एक पकौड़ा होता है जो 3 ग्राम तेल पीता है। आपको मजाक लग रहा होगा, ये उन्होंने ट्वीट किया था। और 5 करोड़ पाकिस्तानी 25 करोड़ में से 5 करोड़ अगर एक एक पकौड़ा खाएं तो ये $10 मिलियन का तेल पी जाएंगे पकौड़े। 3 अरब रुपए का तेल पी जाएंगे पकौड़े, बेसन शेसन इसके अलावा है। और उन्होंने कहा था ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, पकौड़े नहीं, मतलब कि पकौड़े खाना बंद करो, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये ऐन जवाब में जब वज़ीर दिफा हिंदुस्तान के ने कहा था कि हमने घुस के मारा, उसके अगले दिन ये स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ की आई थी। ये हैं सर आपको पसंद लोग, इन लोगों के साथ मिलकर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है सर। ये आपके वज़ीर दिफा हैं, आपको इस तरह के लोग पसंद हैं सर। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ख़राब है। आज़ाद कश्मीर में आवाम बिजली की फरहमी नहीं है, बिजली महंगी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर एहतजाज कर रही थी। और वो अब जो आज़ाद कश्मीर के लोगों में बिफर गए, उन्होंने फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मारा भी है, उनके कपड़े उतारे हैं और डबल कैबन वीगो डाला जो उनके पास था सर। ये वीगो डाला लोगों ने पता नहीं कैसे उल्टा दिया सर, उल्टा पड़ा था वो, उसके ऊपर कपड़े भी उसके डाल दिए। ये ज़रा देख लीजिएगा, ये मजाक हो रहा है सर। वीलॉग लंबा हो जाएगा, वरना सर मजाक तो बहुत सारे हुए हुए। मैंने कहा आज आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।